सो हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो पिछले लेक्चर में जो लास्ट का टॉपिक हमने पढ़ा था वो था सममित था विषम सममित आव्यूह यानी कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इसमें हमने देख चुके थे कि सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह क्या होता है। तो हमने उसमें बोला था कि सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे 2 टॉपिक रह गया था जिसको इसमें कवर करने के बाद हम आगे के जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीट होते रहते हैं हर साल एग्ज़ाम में, उसको हम देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगला जो टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको। तो अगला जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, देखो ऊपर लिखा गया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस पे हमेशा हर साल 8 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं, जहाँ पे हमको बोला जाता है कि प्रारंभिक संक्रिया विधि से किसी अवयव का व्युत्क्रम निकालना होता है। वो आगे का टॉपिक है, इसको पहले देख लेते हैं क्या होता है अवयव पर प्रारंभिक संक्रिया। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है, 6 तरह का संक्रिया होता है। एलिमेंट्री ऑपरेशन हम मैट्रिक्स पे 6 तरीके से लगा सकते हैं। 3 जो होंगे वो रोस यानी पंक्तियों पर लगेंगे, जो 3 होंगे वो बाकी के स्तंभ यानी कि कॉलम्स में लगेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला है कि किसी भी 2 पंक्तियों या स्तंभों को आपस में बदला जा सकता है, यानी कि हम किन्हीं भी 2 रोज या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में। जैसे कि एक मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिया हुआ एग्जांपल में 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9। ठीक है, अगर हम इस पर जो ऑपरेशन लगा रहे हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है, R1 गोज टू R2। ठीक है, दोनों में इंटरचेंज है, दोनों तरफ एरो का निशान लगा हुआ है, यानी कि दोनों रोज आपस में चेंज हो जाएंगे। जैसे कि क्या है, ये पहला है, पहला रो, दूसरा रो और तीसरा रो। तो इसमें क्या लिखा है, रो 1 और रो 2 आपस में इंटरचेंज होंगे। ठीक है, यानी कि रो वन की जगह पे आ जाए रो 2 चला जाएगा, और रो 2 की जगह रो 1 वापस आ जाएगा। यानी कि जहाँ पे पंक्ति 1 है, पंक्ति 1 है, वो दूसरे वाले की जगह आ जाएगा, दूसरा वाला पहले वाले की जगह चला जाएगा। यही बोला गया है कि रो 1 इंटरचेंज हो जाएगा रो 2 में। क्या हो जाएगा, 4 5 6 ऊपर आ जाएगा 1 की जगह पे, और ये जो 1 है वो 2 की जगह पे आ जाएगा, यानी कि 1 2 3 यहाँ पे आ गया। और बाकी 7 8 9 पे हमने कुछ ऑपरेशन नहीं किया, तो वो सिमिलर ऐसे ही बना रहेगा। इसको हम कॉलम में भी लगा सकते हैं। जैसे मान लो अगर ये पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है, हम यहाँ पे कॉलम को भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरे कॉलम को पहले वाले की जगह और पहले कॉलम को दूसरे वाले की जगह लिख सकते हैं, या फिर 3 को भी आगे पीछे किया जा सकता है। तो ये आपस में इंटरचेंज होना पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है, यानी कि हम दो दो साथ में देख रहे हैं, पंक्तियों को भी आपस में देख रहे हैं, स्तंभों को आपस में देख रहे हैं, यानी कि ये 2 एलिमेंट्री ऑपरेशन लग चुके हैं। ठीक है, अगला क्या है, किसी भी पंक्ति या स्तंभ में किसी संख्या जो होगा नॉन जीरो होगा, यानी कि जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा रो या पूरा कॉलम जीरो हो जाएगा। इसीलिए किसी भी पंक्ति या स्तंभ में किसी नॉन जीरो से गुणा किया जा सकता है। जैसे कि एक हमने मैट्रिक्स लिया B 1 2 5 6, और C1 गोज टू हाफ ऑफ C1। ठीक है, C1 की जो वैल्यू होगी उसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो C1 की जगह पे हाफ से मल्टीप्लाई होकर आएगा। जैसे कि ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। ठीक है, तो कॉलम 1 में हमने क्या कहा कि हाफ से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, सॉरी, ये कॉलम 2 है, कॉलम 2। तो हम कॉलम 2 में हाफ से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो कॉलम 2 है, इसमें हाफ से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि 2/2 हो गया और 6/2 हो गया। बाकी कॉलम को हम कुछ नहीं करेंगे, बाकी रोज़ को हम कुछ नहीं करेंगे। जो ऑपरेशन हम यहाँ यूज़ करेंगे वही ऑपरेशन मैट्रिक्स में यूज़ होगा। यानी कि कॉलम 2 पे हमने 1/2 किया, तो कॉलम 2 पे 1/2 होगा, यानी कि सॉल्व होकर क्या मिलेगा, 1 5 तो एज इट इज़ रहेगा, 2/2 1 हो जाएगा, 6/2 3 हो जाएगा। यानी कि एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने क्या यूज़ किया, C गोज़ टू हाफ ऑफ C2। ठीक है, यानी कि इसको हम रो पे भी यूज़ कर सकते हैं। हम चाहे रो 1 को हाफ करके दे लिख लें, या फिर रो 2 को हाफ करके किसी भी एलिमेंट से गुणा कर लेंगे, किसी भी नंबर से, बट वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन होगा। तीसरा हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है कि किसी पंक्ति या स्तंभ को अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव के साथ किसी संख्या नॉन जीरो से गुणा करके जोड़ा या घटाया जा सकता है। इसका क्या मतलब हुआ, एग्जाम्पल में देखते हैं। अगर ये रो 1 है और ये रो 2 है, ठीक है, तो रो 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, ऑपरेशन किस पे लग रहा है, रो 2 पे। रो 2 गोज टू रो 2 माइनस 2R1। सेम यही ऊपर में लिखा गया है कि पंक्ति या स्तंभ के किसी भी अवयव, यानी किसी भी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव के साथ गुणा करके, में से रो 2 पे ऑपरेशन लग रहा है, रो 2 के साथ माइनस करेंगे, लेकिन किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके, किसी भी नंबर के साथ, वो नॉन जीरो होना चाहिए, उससे मल्टीप्लाई करके हम जोड़ या घटा सकते हैं। यानी कि रो 2 पे ऑपरेशन लग रहा है तो रो 1 एज इट इज़ सेम रहेगा, हम ऐसे लिख देंगे। अब रो 2 पे क्या ऑपरेशन लग रहा है कि रो 2 माइनस 2R1, यानी कि रो 2 के एलिमेंट में से R1 के एलिमेंट को घटाना है, बट डबल करके। ठीक है, जैसे
अगर R1 का एलिमेंट 1 है, इसको हम डबल करेंगे क्या हो जाएगा 2, और 2 का माइनस करेंगे 3 के साथ, क्यों? क्योंकि R2 माइनस R1 है, ठीक है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 आएगा। यहाँ पे 4 है और रो 1 में किसके 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 और 2 से 2 का मल्टीप्लाई 4 होगा, और 4 में से 2 4 होगा, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0 होगा, ठीक है। इसी तरह हम इसको कॉलम पे भी लगा सकते हैं, जैसे हमने रो पे लगाया, यहाँ पे हम ऑपरेशन लिख देंगे कॉलम पे लग रहा है कि रो पे लग रहा है, उसी तरह से कॉलम पे भी लगा के हम कर सकते हैं। तो ये 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने देख लिया। पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है, दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, रो को भी कॉलम को भी। तीसरा चौथा एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या हो जाएगा कि रो या कॉलम को किसी नॉन जीरो से मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है इस तरह से, ठीक है। और जो तीसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने यहाँ पे देखा वो क्या है कि किसी भी रो या कॉलम को दूसरे रो या कॉलम से माइनस कर सकते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को किसी से भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। ये एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ होता है जब हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं, ठीक है। इन्वर्स निकालते टाइम बोला जाएगा कि एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करो, तो हमको ये 6 प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके उसको सॉल्व करना पड़ता है इन्वर्स निकालने के लिए। तो इन्वर्स होता क्या है, इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलो देखते हैं। कोई आव्यूह जो होगा वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का होगा, यानी कि कोई भी आव्यूह है उसका इन्वर्स कैसे निकलेगा, कब निकलेगा, किन कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको इसमें हम देखते हैं कि यदि एक वर्ग आव्यूह है, यानी कि इससे क्या पता चलता है कि जो भी मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स निकालना है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स जगह अगर कोई हम लेंगे, अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लेंगे जिसमें नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो वो नहीं निकलेगा, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कि इन्वर्स रहने के लिए इट मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। यदि एक समान कोटि का वर्ग आव्यूह, यानी कि अगर जो भी वर्ग आव्यूह हमने लिया ए, उसी के ऑर्डर का दूसरा अगर आव्यूह बी इस तरह है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू 1, यानी कि ए बी का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू बी ए का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है कि आई का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके जैसे मान लो अगर 2 ऑर्डर का है, ठीक है, 2x2 का है, अगर I2 ले लिया जाए, ठीक है। आई का मतलब क्या होता है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट 1 1 हो, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो, वो आई मिल जाएगा, ठीक है, वो आई है। यहाँ पे I2 का मतलब क्या है, दो ऑर्डर का है, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम 2 है। और हम लोग पीछे देख चुके हैं पिछले लेक्चर में कि एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी की हमेशा ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, मैंने ये बताया भी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, लेकिन यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू बी ए है किस कंडीशन में, जब ये एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। यानी कि अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए मिल रहा है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आई की इक्वल में है, तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होंगे, यानी कि ए जो होगा बी का इन्वर्स होगा, बी जो होगा ए का इन्वर्स होगा। सिर्फ इसी एक कंडीशन में जाकर हमको ए बी बराबर बी ए मिलता है, बाकी किसी अदर कंडीशन में ये नहीं मिलेगा, ठीक है। तब क्या, अगर ए बी बराबर बी इज इक्वल टू आई है, तब क्या होगा, बी को आव्यूह का व्युत्क्रम कहते हैं, इसे ए इन्वर्स से दिखाते हैं। ऐसी दशा में ए व्युत्क्रमणीय कहलाता है, यानी कि इन्वर्टिबल कहलाता है। अगर हमको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, दो मैट्रिक्स हैं ए बी, बोलेगा फाइंड आउट करो कि ए या बी ये इन्वर्टिबल यानी कि व्युत्क्रमणीय है कि नहीं, तो उसको हम कैसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये कंडीशन लगा करके हम ए बी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर बी ए का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अगर ये दोनों आई की इक्वल में आ रहा है तो ये इन्वर्टिबल होगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन एग्जांपल में हमने लिया, इसको लगा कर देखते हैं क्या होगा। ए बी कैसे निकलेगा, हम पहले भी से सीख चुके हैं, इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब सारा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का ख़त्म कर चुके हैं, ये लास्ट का कुछ टॉपिक है, ठीक है। तो हम ए बी कैसे निकालते हैं कि पहले रो को, ठीक है, पहले मैट्रिक्स से पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कैसे होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, जैसे 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 2, फिर प्लस लगेगा लेकिन यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो उसको 3 इंटू 1 -1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये एक प्रोसीजर हुआ। अगला क्या होगा, इसी रो को अगले वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हमको क्या मिल जाएगा, 2 का -3 मल्टीप्लाई होगा, क्या मिलेगा 2 इंटू -3, प्लस लगेगा 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 3 इंटू 2। सिमिलरली नीचे वाले रो को फिर इसी प्रोसीजर पहले कॉलम और दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये नीचे वाले रो में है तो हम इसको नीचे वाले रो में लिखेंगे, ठीक है। यानी कि 1 2 का मल्टीप्लाई 2 -1 में होगा पहले,
तो 1 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2, पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि कन्फ्यूज़न कहीं ना हो। फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, 2 इंटू -1, क्लियर। अब इसी 1 2 का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में होगा, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई -3, 1 इंटू -3 प्लस लगेगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, 2 इंटू 2, ठीक है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, और ये माइनस में हो तो -3, ठीक है। सिमिलरली 3 इंटू -2 इंटू -3 क्या होगा, -6 प्लस 3 इंटू 6, ठीक है। इसका करेंगे 2 और ये माइनस में आएगा 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या क्या मिलेगा, -3 प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। ए बी इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, ए बी इज इक्वल टू 4 -3 1, 6 -6 प्लस 6 0, -2 -2 2 -2 0, -3 प्लस 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये ए बी इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, I2 मतलब क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली जिसका डायगोनल के एलिमेंट 1 1 है, बाकी सब 0 है और सेकेंड ऑर्डर के मिला, ठीक है। तो एक कंडीशन तो हमने यहाँ पर निकाल लिया कि ए बी इज इक्वल टू आई तो मिल रहा है, तो क्या बी ए इज इक्वल टू आई मिलेगा, तो वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमको पता है बी बराबर क्या दिया गया है यहाँ पे, बी बराबर क्या है, 2 -3 -1 2, यही ले लेंगे, 2 -3 -1 2, और ए क्या दिया गया है यहाँ पे, ए बराबर दिया है 2 3 1 2, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं 2 3 1 2, ठीक है। अब हम बी ए निकाल लेंगे सेम प्रोसीजर से, ठीक है। क्या होता है सेम प्रोसीजर, बी ए, ठीक है। पहले के रो को दूसरे वाले आव्यूह के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 2 इंटू 2 क्या होगा, 4 होगा, फिर प्लस लगेगा, देखो यहाँ पे प्लस लगता था लेकिन ये माइनस में आ गया, -3 कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3। सेम पहले रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में 3 का मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और -3 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो -6 मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू 2 -2, प्लस का साइन आएगा, 2 का 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। सेम सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, प्लस का साइन रहेगा, 2 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4। इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा हमको, बी ए इज इक्वल टू 4 -3 1, 6 -6 0, -2 + 2 0, -3 + 4 1, यानी कि ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या है 2 × 2, यानी 2 रो है 2 कॉलम है I2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ए बी की वैल्यू है वो भी I2 है, बी ए की वैल्यू क्या है वो भी I2 है, यानी कि हमको कंडीशन क्या मिल गया, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू I2, ठीक है। यानी कि जो ए का इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, ए एक व्युत्क्रमणी यानी कि इन्वर्टिबल आव्यूह है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे बी का क्या होता है, बी की वैल्यू क्या है, बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स, इसको हम लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स, यानी कि ए का जो इन्वर्स है वो बी है या फिर बी का जो इन्वर्स है ए है, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे ये इसका इन्वर्स निकल गया। तो अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम, ठीक है। एलिमेंट्री ऑपरेशन करके हमको मैट्रिसेस का इन्वर्स निकालना होता है, तो वो कैसे निकालते हैं, तो क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे सारा प्रोसीजर कि प्रारंभिक संख्याओं का प्रयोग द्वारा आव्यूह ए 1 2 2 -1 का व्युत्क्रम प्राप्त करो। वो एलिमेंट्री ऑपरेशन हम पढ़ चुके हैं, वो जो 3 ऑपरेशन हमने पढ़ा था कि रो और कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी भी रो या कॉलम में हम किसी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। एंड द थर्ड वन जो लास्ट था हमने पढ़ा था कि किसी भी रो को किसी दूसरे रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस किया जा सकता है किसी नंबर से। तो उसी का यूज़ करके हमको यहाँ पे व्युत्क्रम निकालना है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने से पहले 2-3 चीज़ें बहुत जानना ज़रूरी है। तो क्योंकि हम स्टार्टिंग से जानते हैं कि हम क्या जानते हैं भैया, हम जानते हैं कि हम इसको अगर a इज इक्वल टू आई ए लिख सकते हैं अथवा नहीं। किसी भी मैट्रिक्स में याद रखना, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई करने पर हमको वही मिलता है,
यानी कि ए में अगर हम आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि बाद में आई से मल्टीप्लाई होने के बाद हमको ए ही मिलना है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करने का पहला ही प्रोसीजर है कि ए इज इक्वल टू आई ए। जो भी मैट्रिक्स यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, पहली चीज़, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो उसको हम ए इंटू आई ए के फॉर्म में लिखेंगे। तो हम क्या लिखते हैं, ए क्या दिया गया है, 1 2 2 -1 इज इक्वल टू आई 1 0 0 1, क्योंकि 2 ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2 का है, इसलिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे और ए को एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है। हम इस प्रोसीजर में करते क्या हैं, जो ये आई यहाँ पर है, ठीक है, इसको एज इट इज़ रहने देंगे, जो ऑपरेशन लगेगा उसको हम लगाएंगे। हमको इस साइड आई बनाना है, ठीक है। यानी कि ये जो आइडेंटिटी यहाँ पर है, हमको सॉल्व करके यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 0 0 लेकर आना है। जो भी ऑपरेशन लगेगा 6 ऑपरेशन में से हम सब लगाएंगे, उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो जिससे यहाँ पे आइडेंटिटी बन जाए, फिर हमको इन्वर्स ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो पहले प्रोसीजर क्या होगा, हम इसको रो या कॉलम से सॉल्व करेंगे, याद रखना है। या तो हम इसको रो से सॉल्व करेंगे, या तो इसकी ऑपरेशन लगाएंगे, फिर कॉलम का ऑपरेशन लगाएंगे। एक क्वेश्चन में दोनों ऑपरेशन नहीं लगा सकते, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर हम स्टार्टिंग में रो से लेकर चल रहे हैं, रो पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो लास्ट तक हमको रो पर ही लगाना होगा। और तो अगर हम कॉलम पे लगा रहे हैं तो सिर्फ कॉलम पे लगाना होगा। बीच में हम ऑपरेशन चेंज नहीं कर सकते कि हम स्टार्टिंग में रो पे लगाए, फिर 2 ऑपरेशन के बाद फिर कॉलम पे लगाना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं होगा। तो पहले रो को लेकर चलते हैं। रो को अगर लेकर चलते हैं तो हम क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं इसमें, कि हमको यहाँ 0 बनाना है, ठीक है, और यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे भी 0 बनाना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर रो 2 में से, अगर ये पहला है, ये दूसरा है, ठीक है, रो 2 में से R1 का डबल करके माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। जैसे रो 2 में से R1 यानी कि इसको डबल कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमको 0 मिल जाएगा। तो आइडेंटिटी बनेगा, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, रो 2 गोज टू क्या हो जाएगा, रो 2 माइनस 2 R1, ठीक है। ये ऑपरेशन हमने लगाया पहला, हम रो पे लगा चल रहे हैं, इसलिए लास्ट तक हम सिर्फ रो पर ही लगाएंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, ठीक है, रो 2 पे लग रहा है इसलिए रो 1 सेम रहेगा, 1 2, ठीक है। अब रो 2 पे क्या लग रहा है, रो 2 माइनस 2 R1, यानी कि रो 2 में से इसका डबल करके माइनस करेंगे, यानी कि यहाँ पे 2 है, 2 माइनस क्या हो जाएगा, इसका डबल होगा, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 में से 2 माइनस होगा क्या बचेगा, 0। ये -1 है, इसमें इसका डबल करके माइनस करेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 -1 -4 क्या हो जाएगा, -5, ठीक है, -5 हो जाएगा, इज इक्वल टू। अब हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, जो ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड में लगेगा वो राइट हैंड साइड में भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, यानी कि रो 1 तो सेम रहेगा, क्योंकि रो 1 पे कोई ऑपरेशन नहीं लग रहा है, यहाँ पे रो 2 में लग रहा है, इसलिए रो 1 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। रो 2 में क्या करेंगे, रो 2 माइनस इसका डबल कर देंगे, ठीक है, डबल करके माइनस, इसका डबल करेंगे 2 हो जाएगा, तो -2 यहाँ पे आएगा, ठीक है, माइनस है ना, इसका डबल करेंगे कोई एज इट इज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 1 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए, ठीक है, ए को हम एज इट इज़ लेकर चलेंगे। अब अगला ऑपरेशन हम क्या लगाएंगे, जैसे हमको यहाँ पे क्या चाहिए, 1 चाहिए, करेक्ट, हमको यहाँ पे क्या चाहिए, 1। आइडेंटिटी बनाने के लिए डायगोनल के एलिमेंट 1 चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, R2 गोज टू माइनस ऑफ 1/5 R2। हम ये पढ़ चुके हैं। ये तीसरा हमने जो पढ़ा था ऑपरेशन वो है, ये दूसरा ऑपरेशन है, ये हमने पढ़ा था। तो रो 2 पे लग रहा है, तो रो 1 तो एज इट इज सेम रहेगा, 1 2, हाफ करेंगे रो 2 का, ये 0 का -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू। रो 2 पे ऑपरेशन लग रहा है तो रो 1 सेम रहेगा, 0। इसमें ऑपरेशन लग रहा है तो -1/5 से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, 2/5, और यहाँ पे 1 है तो क्या हो जाएगा, -1/5 इज इक्वल टू। देखो ये कुछ आइडेंटिटी जैसा बन रहा है, हमको बस यहाँ 0 लेकर आना है। चूँकि हम क्या कर रहे हैं, रो को लेकर चल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अब R1 पे ऑपरेशन लगाएंगे। R1 गोज टू क्या हो जाएगा, R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, ठीक है। इससे क्या क्या मिलेगा हमको, इससे हमको क्या मिलेगा, देखो ध्यान देना, रो 2 पे कोई ऑपरेशन नहीं लग रहा है, यहाँ पे रो 1 पे लग रहा है, तो इसलिए रो 2 को हम पहले लिख लेते हैं आराम से, ठीक है, ताकि कुछ गलती ना हो। अब रो 1 क्या है, रो 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, ठीक है। R1 में से इसका डबल करके माइनस है, इसका डबल करेंगे 0 होगा, 1 माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा।
और ये 2 है, इसका डबल करेंगे यानी कि इसको डबल करेंगे 2 माइनस इसका डबल क्या हो जाएगा 2, 2 माइनस 2 क्या होगा 0 इज इक्वल टू, फिर बोल रहा हूँ R2 कोई ऑपरेशन नहीं तो इसको एज इट इज़ लिख लो पहले ही, ठीक है। 1 माइनस इसका डबल क्या हो जाएगा 1 माइनस इसका डबल यानी 4/5, 4/5 इसमें माइनस करेंगे कितना मिल जाएगा 1/5, इसमें से इसका डबल करके माइनस करेंगे 0 माइनस इसका डबल करेंगे तो -2/5 हो जाएगा, तो इसको माइनस करेंगे तो 2/5 मिलेगा, तो यहाँ पे आएगा ये। तो क्या हम देख रहे हैं यहाँ पे आइडेंटिटी हमको मिल चुका है, ठीक है, इसको आइडेंटिटी मिल चुका है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको आगे हम लिख सकते हैं A इनवर्स इज इक्वल टू 1/5, 2/5, 2/5 माइनस 1/5। ये देखो हमको क्या बोला था, प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा ए का व्युत्क्रम प्राप्त करो। प्रारंभिक संक्रिया यानी कि जो हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ा था, रो को इंटरचेंज करना, रो में किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करके दूसरे रो से माइनस कर देना, किसी रो में किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके उसको इंटरचेंज कर देना, ये हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया, यहाँ पे उसको इन्वर्स लेकर आ गए, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। जैसे कि हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने देखा ये 2x2 का ऑर्डर का यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। सेकेंडरी क्या किया, A इज इक्वल टू आई ए, हमने इसको लेट किया, पुट किया, ठीक है। तो हमने इसको पहले कंसीडर किया कि हमने इसको आर का यानी कि रो लेकर के चलेंगे, रो पे ऑपरेशन लगाएंगे। तो पहले क्या R2 माइनस 2 R1 किया, R2 में से इसका डबल करके माइनस किया तो यहाँ पे 0 आ गया, इसका डबल किया तो -5 आ गया। सिमिलर ऑपरेशन इधर भी लगेगा। दूसरा क्या किया, हमको यहाँ पे 1 चाहिए था, ठीक है, इसीलिए -1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया R2 में, ठीक है, R2 में इंटरचेंज कर दिया, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। यहाँ पे सिमिलर ऑपरेशन इधर भी लगेगा और एट द एंड हमको यहाँ पे 0 लेकर आना था, तो हमने यहाँ पे लास्ट ऑपरेशन लगाकर इसको 0 आइडेंटिटी बना दी, तो हमको A इन्वर्स मिल गया इधर से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कॉलम के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ऑपरेशन क्या लगाया था रो पर, ठीक है, तो हम इसको कॉलम पे भी लगा कर सकते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इस चैप्टर से वो कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में, उसके बाद जो एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो प्रश्नावली 3.1 का जो पहला ही क्वेश्चन लेकर चलते हैं, बिल्कुल बेसिक से, कि जो क्वेश्चन दिया है 3.1 का पहला ही क्वेश्चन है कि A इज इक्वल टू 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 17। ये हमको एक अवयव दिया गया है, तो उसमें से पहला जो पूछा है कि अवयव की कोटि क्या होगी, अवयवों की संख्या क्या होगी और अवयव A13 A33 और इनका मान बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कितने रोज हैं, ठीक है। रो 1 है, 2 है और ये 3 है, ठीक है। यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 और कॉलम 4 है, ठीक है, कॉलम 4 है, ठीक। जितने भी नंबर ऑफ रोज हैं वो पहले 3 आएगा क्रॉस कितने कॉलम से 4, यानी कि इसका जो कोटि है 3x4 का, यानी कि नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 4 है, यानी कि इसकी क्या होगी कोटि 3x4 होगी। अब पूछा है अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो इसी कोटि से हम निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू कितना होगा 12, ये 3 4 12, यानी कि इसमें 12 अवयव होंगे। हम गिन भी सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि जो अवयव की कोटि होगी 3x4 होगी, उसी को सॉल्व करके लिख देंगे तो उसकी अवयवों की संख्या मिल जाएगी। अब बोलेगा A13 क्या है, ठीक है, A13 मतलब एलिमेंट का वैल्यू बताओ, पहला रो तीसरा कॉलम, ये पहले रो को बताता है फिर कॉलम को बताता है, तो इसका क्या होगा A13 यानी कि पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम क्या है 19, यानी कि A13 क्या है 19 है। A33 का मतलब क्या होता है तीसरा रो तीसरा कॉलम, या है तीसरा रो तीसरा कॉलम क्या है -5 है, यहाँ पे क्या आएगा -5। A23 का मतलब क्या होता है दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम क्या है 5/2, 5/2, ठीक है। A21 का मतलब क्या होता है दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, यानी 35 है, ये 35 है। A23 का मतलब क्या होता है दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो और चौथा कॉलम, A23 यानी कि 12। तो इस तरह से बहुत आसानी तरीके से हम इसकी कोटि, अवयव की संख्या और इसके अवयव एलिमेंट की वैल्यू बता सकते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो NCERT क्वेश्चन नंबर 5 है। बाकी सभी क्वेश्चन इसके पीछे का आप लगा सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आए उसको कमेंट में बताना, मैं बताऊंगा, उस पर अगला वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि जो दिया गया है कि एक 3x4 अवयव की रचना कीजिए
जिसके एलिमेंट यदि ए आई जे इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉडुलस माइनस 3i प्लस जे है। मॉडुलस का मतलब क्या होगा, इसके अंदर जो भी नंबर मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। अब ए आई जे का कॉन्सेप्ट क्या है, कोई भी एलिमेंट है आई जे है तो आई क्या होगा, इसमें आई जो होगा वो रो को शो करेगा और जे जो होगा वो कॉलम को शो करेगा, ठीक है। अगर हम आई की जगह 1 ले लेंगे और जे की जगह 1 ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, A11, यानी कि जो मैट्रिक्स हमको 3x4 का है, अगर उसमें A11 जो होगा वो पहले एलिमेंट, पहला रो पहले कॉलम के एलिमेंट को दिखाएगा। तो इसी तरह 1 2 3 4 ऐसी वैल्यू पुट करते हुए हम आगे सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या लेंगे, A11 कैसे मिलेगा, आई की जगह 1 लिया, जे की जगह 1 लिया, तो क्या मिलेगा, हाफ ऑफ मॉडुलस माइनस 3 1, यानी कि आई की जगह 1 प्लस जे की जगह भी 1, क्या मिल जाएगा, हाफ ऑफ मॉडुलस में -3 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, हाफ ऑफ, अंदर क्या रहेगा, -2 आएगा। अब मॉडुलस के अंदर माइनस तो हो नहीं सकता, जब इस मॉडुलस से -2 बाहर आएगा तो क्या बचेगा, 2 अपॉन में नीचे का 2 इज इक्वल टू 1, यानी कि जो A11 की वैल्यू है वो 1 है, ठीक है। इसी तरह A12 A13 A14 यानी कि 3x4 है, नंबर ऑफ कॉलम 4 है, यहाँ पे 3x4 है यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है, नंबर ऑफ रोज 3 है, तो इसको हम निकालेंगे, ठीक है। सिमिलरली A12 क्या होगा, A12 क्या, हाफ ऑफ -3 इंटू 2 प्लस जे की जगह क्या होगा, सॉरी A1 है ना तो इसकी जगह 1 रहेगा और जे की जगह क्या आएगा, 2 आएगा, तो 1/2, ये -3 प्लस 2 क्या बचेगा, -1, लेकिन मॉड से बाहर आएगा तो 1/2, ठीक है, यानी कि ये 1 2 की वैल्यू मिल गई, ठीक है। सिमिलरली A13 की वैल्यू निकालेंगे, A13 1/2 मॉडुलस -3, आई की जगह 1 प्लस जे की जगह 3 इक्वल 1/2 मॉडुलस ऑफ 0, यानी कि -3 प्लस 3 0, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, A13 0 है। अब A14 निकालेंगे, 4 तक क्यों जा रहे हैं हम, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 4 से, यानी कि जे की वैल्यू 4 तक जाएगी, यानी कि 1/2 -3 1 यहाँ पे और जे की जगह क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा हमको, 1/2 ऑफ -3 प्लस 4, यानी कि +1 बचेगा तो क्या बचेगा, 1/2, यानी कि A14 की वैल्यू इतनी मिल गई। सिमिलरली A21 की वैल्यू हम निकालेंगे। अब A21 क्या आएगा, 1/2 मॉडुलस 3, यहाँ पे आई की जगह 2 प्लस जे की जगह 1, क्या मिल जाएगा, 1/2 और ये 3 2 जा 6, -6 प्लस 1 यानी कि -5 मिलेगा, मॉडुलस -5, माइनस तो हट जाएगा तो यहाँ बचेगा 5/2। तो हम A22 निकालेंगे, तो A22 बराबर क्या होगा, हाफ ऑफ -3 इंटू 2 प्लस जे की जगह क्या आएगा, 2, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ मॉडुलस में -6 प्लस 2 दैट इज़ -4, और -4 मॉड से बाहर आएगा तो 4/2 हो जाएगा, तो यानी कि 2 निकालेंगे तो A23 के लिए क्या हो जाएगा, 1/2 -3 आई की जगह 2 रहेगा प्लस जे की जगह 3 आ जाएगा, दैट इज़ 1/2, यहाँ पे आएगा -6 प्लस 3, दैट इज़ -3 मॉडुलस निकलेगा तो 3/2, ठीक है। इसी तरह A24 1/2 मॉडुलस -3, यहाँ पे रहेगा 2 प्लस ये जो 4 की वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी जे की जगह, क्या हो जाएगा, 1/2 -6 प्लस 4 एंड दैट इज -2, और -2 मॉडुलस से बाहर आएगा तो क्या बचेगा, 2/2, इसकी वैल्यू 1। इसी तरह नंबर 3, इसका 3x4 का निकालना, यानी कि रो कितने, 3, तो रो हम 3 तक लेकर जाएंगे तो क्या बचेगा, A31 की वैल्यू कहाँ तक रहेगी, 1/2 -3, यहाँ पे आएगा आई की जगह 3 आएगा प्लस जे की जगह 1 आएगा, क्या बचेगा, 3 इंटू 3 -9 प्लस 1 दैट इज़ -8, मॉडुलस से बाहर आएगा तो 8/2 इज इक्वल टू 4। सिमिलरली A32 यानी कि A/2 -3, आई की जगह 3 रहेगा प्लस जे की जगह क्या आएगा, 2, दैट इज़ 1/2 मल्टीप्लाई -9 होगा प्लस 2, और ये -7 मॉडुलस से बाहर आएगा, कितना बचेगा, 7/2। मॉडुलस से बाहर आने के बाद मॉडुलस में जो रहेगा क्वांटिटी वो नेगेटिव नहीं रह जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, A33 अब आगे निकालेंगे, A33 यानी कि A1/2 -3 आई की जगह क्या आएगा, 3 प्लस जे की जगह आएगा 3, दैट इज़ 1/2, ये आएगा -9 प्लस 3, यानी कि -6 बचेगा, -6 मॉडुलस से बाहर आएगा, क्या बचेगा, 6/2 दैट इज़ 3, और A34 क्या बचेगा,
1/2 माइनस 3i की जगह 3 प्लस j की जगह 4 दैट इज़ 1/2, यहाँ पे आएगा -9 प्लस 4 दैट इज़ -5 और मॉडल से बाहर आने के बाद 5/4। तो हमने A34 तक का पूरा एलिमेंट निकाल लिया। तो हम इसको अब इसको हम आव्यूह के रूप में लिखेंगे, ठीक है। मान लीजिए जो आव्यूह का नाम है वो है A, कि 3x4 का है, तो हम इसको 3x4 का बनाएंगे। तो A11 की वैल्यू जो हमको मिली थी वो थी 1, A12 की जो वैल्यू हमको मिली थी वो थी 1/2, A13 की जो वैल्यू हमको मिली थी वो थी 0 और A14 की जो वैल्यू थी 1/2। इसी तरह A21 की जो वैल्यू मिली थी वो 5/2 थी और A22 की वैल्यू ऊपर से हम देख सकते हैं यहाँ पे आई है 2, तो हम डायरेक्टली इसको लिखेंगे 2। A23 की वैल्यू आई थी 3/2, A24 की वैल्यू 1, A31 की वैल्यू कितनी मिली थी 4, A32 की वैल्यू 7/2 और A33 की वैल्यू 3 और लास्ट में A34 की वैल्यू 5/4। तो ये जो मैट्रिक्स हमको दिया गया कंडीशन के अकॉर्डिंग 3 रो इंटू प्लस 4 कॉलम, यानी कि एक जो हमको मैट्रिक्स मिल गया A इज इक्वल टू इतना 3x4 ऑर्डर का। इसी तरह इसी क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर 2 है वो भी होगा। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जो इम्पोर्टेंट है, जो आ सकते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, XYZ के मान बताओ, जिसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, जो हर साल एग्जाम में आता रहता है इसकी बेस पे, ठीक है। तो XYZ के मान बताना है, जहाँ पे दिया गया है XY 2 5 प्लस Z XY इज इक्वल टू 6 2 5 8, ठीक है। इसमें हमको दिखाना है कि ये दोनों, इसमें से XYZ के मान निकालना है और ये दोनों इक्वल में दिए हैं। तो इक्वल का हम एक कंडीशन जानते हैं कि पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी कि 2x2, ठीक है। और यदि दोनों बराबर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर होंगे, यानी कि XY जो बराबर होगा 6 के, 2 बराबर है 5 प्लस Z बराबर होगा 5 के, एंड XY बराबर होगा 8 के, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 6 1 है, 5 प्लस जेड बराबर 5, 5 प्लस जेड बराबर 5, ये 2 ले लेते हैं, एंड एक्स वाई बराबर 8, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि z इज इक्वल टू डायरेक्टली 0 में, यानी कि एक्स वाई जेड में से z का मान तो मिल गया। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 से एक्स वाई के मान निकालेंगे। तो कैसे होगा, फ्रॉम इक्वेशन देखो कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से क्या मिलेगा, एक्स बराबर क्या मिल जाएगा हमको 6 माइनस वाई, ठीक है। इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू 6 माइनस वाई, वाई को उस साइड भेज देंगे, ठीक है। अब यही एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3, यही एक्स की वैल्यू उसमें पुट करनी है। एक्स की वैल्यू क्या है 6 माइनस वाई, तो एक्स का क्या आएगा 6 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 8। वाई का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिलेगा 6y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ठीक है। इसको इस साइड लेकर आएंगे, 8 को इस साइड लेकर आएंगे, क्या मिल जाएगा हमको 6y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको y की 2 वैल्यूज मिलेंगी, तो आगे उससे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए आगे अब हम वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 को इस तरह से लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। पिछली क्लासेस में हम जान चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है, एक तो श्रीधराचार्य विधि से, एक दूसरा मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से दो हिस्सों में बांट दिए हैं 6 को, ठीक है। तो हम यहाँ से y कॉमन लेंगे, क्या मिल जाएगा हमको y माइनस 4, और यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो माइनस 2 कॉमन लिया, क्या बचेगा y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y माइनस 4 मिलेगा हमको और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से y की 2 वैल्यूज मिलेंगी, एक मिलेगा y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 4 एंड y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2, यानी कि y की 2 वैल्यूज मिल गई, ठीक है। तो हम यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, तो x की भी 2 वैल्यूज मिलेंगी, जैसे y अगर 4 रखेंगे तो हमें दूसरा वैल्यू मिलेगा यहाँ पे, और y इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो यहाँ दूसरा वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 4 इक्वेशन 1 में
रखनी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यानी कि x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, यानी कि x बराबर क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ठीक है, और y इज इक्वल टू, अगर हम 2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 2 रखने पर क्या मिलेगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 6, यानी कि x इज इक्वल टू 4। ठीक, यानी कि हमको क्या मिल गया, x बराबर क्या मिल जाएगा, 2 मिला है, 4 मिला है। y इज इक्वल टू क्या मिला है हमको, 4 मिला है, 2 मिला है, एंड z इज इक्वल टू क्या मिला है, 0। तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो एनसीईआरटी का प्रश्नावली 3.1 का जो आखिरी क्वेश्चन है चैप्टर 3.1 का, जो लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रविष्टि या तो 0 है या तो 1 है। यानी कि हमको एक अवयव बनाना है जिसमें प्रत्येक प्रविष्टि जो 3x3 का होगा 0 या 1 होगा, उसके एलिमेंट 0 होंगे या 1 होंगे। तो हम जानते हैं कि 3x3 सॉल्यूशन क्या होता है इसका, ये एमसीक्यू में आता है बेसिकली। तो इसमें हम जो 3x3 में कुल कितने अवयव होंगे, इज इक्वल टू 9 अवयव होंगे। ठीक है, 9 अवयव होंगे, और एलिमेंट कितने हैं हमको, 0 भरने या तो 1 भरने। ठीक है, यानी कि हमको 3x3 के ऐसे सभी अवयव काउंट करना है, कितने अवयव बनेंगे जिनमें या तो 3x3 मतलब 9 अवयव होंगे और 2 एलिमेंट भरने जिसमें 0 भरेंगे या तो 1 भरेंगे। तो टोटल अवयव कितना होगा, कुल अवयव बराबर कितना हो जाएगा, कुल अवयव की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, कितने एलिमेंट है, 2 हैं, 2, कितने अवयव हो सकते हैं, एक अवयव में 9, यानी कि 2 के पावर में 9 टोटल ऐसे अवयवों की संख्या होगी। ठीक है, तो संभव अवयव कितना हो जाएगा, इसलिए कितना हो जाएगा, 2 के पावर 9 का मतलब क्या होता है, 512, यानी कि इतने अवयव बन जाएंगे। इसी तरह आपका ये प्रश्नावली 3.1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो खत्म हो चुके हैं। अब 3.2 स्टार्ट करेंगे। तो अगली जो प्रश्नावली है हमारी वो 3.2 है, जिसकी पहला ही क्वेश्चन दिया गया है, a इज इक्वल टू 2 4 3 2, b इज इक्वल टू 1 3 -2 5 और c इज इक्वल टू -2 5 3 4। ठीक है, इसमें कुछ 5 पार्ट दिए गए हैं, इसमें से मैं तीसरा लगा रहा हूँ, बाकी आप खुद से ट्राई कीजिए। जो क्वेश्चन आ रहा है उसको लगाइए, जो ना आए उसको आप कमेंट में बताइए, मैं बताऊँगा। ठीक है, जो तीसरा इसका तीसरा पार्ट है वो बोला है कि 3a माइनस सी निकालना है, यानी कि a का 3 टाइम्स माइनस सी, तो यानी कि 3a हम पहले निकालेंगे, क्या मिलेगा, 3a बराबर क्या होगा, 3a यानी कि 3, और मैट्रिक्स ए में 3 से मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, 3। अब मैट्रिक्स में किसी नॉन जीरो एलिमेंट से नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मैंने पहले बताया था कि हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा हमको आगे चल के, 3 ए बराबर क्या मिल जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा 6, 3 का 4 में होगा 12, 3 का 3 में होगा 9 और 3 का 2 में होगा फिर से 6। ठीक है, यानी कि 3 ए की वैल्यू हमको ये मिल गई, सी की वैल्यू हमको यहाँ गिवन है। ठीक है, और तो 3 ए माइनस सी, माइनस करने का कंडीशन क्या था, दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, इसीलिए तभी जाकर वो माइनस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी कि ये 2x2 का है, ये भी 2x2 का है, इसलिए माइनस हो जाएगा। तो हमको फाइनली क्या मिलेगा, 3a माइनस सी इज इक्वल टू, ये वैल्यू है 6 12 9 12 9 6, ये माइनस होगा इससे, -2 5 3 4। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब हम जानते हैं कि माइनस करते टाइम जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं सिर्फ वही माइनस होते हैं, जैसे कि 6 माइनस होगा -2 से, 12 माइनस होगा 5 से, 9 माइनस होगा 3 से, और 6 माइनस होगा 4 से। ठीक है, क्या लिखेंगे, 6 माइनस -2, 12 माइनस 5, 9 माइनस 3 एंड 6 माइनस 4, दैट इज, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 टू 8 हो जाएगा, और ये 12 में से 5 जाएगा तो 7, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 और 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। इसीलिए इसी तरह 3a माइनस सी इज इक्वल टू हमको ये फाइनल आंसर मिल गया। ठीक है, इसी तरह बाकी के पार्ट सॉल्व करने हैं। जो क्वेश्चन ना समझ में आए कमेंट में बताइए, मैं बताऊंगा। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसका फोर्थ पार्ट ये है कि cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करके इसका मान बताना है। तो इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही जुड़ेंगे। ठीक है, क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स,
और ये वाला कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये वाला साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, हम जानते हैं साइन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। ये भी प्लस होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, एंड ये भी 1 हो जाएगा। तो ये सिंपल था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें बोला गया है कि सॉल्व करना है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि अवयव में यानी मैट्रिक्स में किसी एलिमेंट्स या किसी नंबर से जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो हर एक एलिमेंट में होता है। ठीक है, हर एक एलिमेंट में होता है। तो यहाँ पर अगर इस चीज़ में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, इससे इसमें करेंगे तो माइनस साइन थीटा कोस थीटा, और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इसका भी हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या मिल जाएगा, साइन का साइन होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, इसका इसमें होगा तो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, इसका इसमें मतलब मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिल जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा, और इसका इसमें हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब प्लस करना है, प्लस करने के लिए क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में जुड़ जाते हैं। डायरेक्टली हम लिखेंगे क्या, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये इसके में जुड़ जाएगा तो कॉस थीटा साइन थीटा, प्लस होगा तो प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा। सिमिलरली ये क्या है, माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल क्यों होगा, ये प्लस में एक माइनस में है, और यहाँ पे दोनों के बीच में माइनस है। तो आगे हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0, और ये हो गया फिर से 1। तो एक तरह से क्या मिल जाएगा हमको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया आई। ठीक है, ये हो गया। तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें निकालना है कि x तथा y के मान बताओ, जिसमें उसका सेकंड पार्ट है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2340 तथा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 5। ठीक है, इसमें एक्स वाई का मान निकालना है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं और इक्वेशन नंबर 2 इसको लेते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए तो हम जान रहे हैं कि एक इक्वेशन है जो कि डबल वेरिएबल का है, 2 वेरिएबल है, तो उसको सॉल्व करने के लिए इसको आपस में माइनस कर सकते हैं। लेकिन माइनस तब करेंगे जब इसका वेरिएबल कुछ सेम होगा, वो कैंसिल आउट हो पाए। तो हम इसके एक्स के कोफिशिएंट को बराबर करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 में 3 से गुणा और इक्वेशन 2 में 2 से गुणा। ठीक है, इक्वेशन 1 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3x, 3 का इसमें मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 6x, प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9y इज इक्वल टू, इस साइड भी राइट हैंड साइड में इसमें सब में हर एक एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा 6, 3 3 9, 3 4 12 एंड 0। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिलेगा 6x, इसमें मल्टीप्लाई होगा प्लस 4y इज इक्वल टू, इसके भी राइट हैंड साइड में सब हर एक एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 4 माइनस 2 एंड 10। ठीक है, अब हम देख रहे हैं इसमें x के कोफिशिएंट जो है वो सेम है, तो हम क्या कर लिख सकते हैं, सीधा यहाँ पे लिख दो घटाने। घटाने पर क्या होता है, जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। ये देखो, ये प्लस में था माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, एंड दिस वन इज प्लस, इन प्लस उसको माइनस में हो जाएगा। ये प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस यानी घटेगा नहीं तो बचेगा 5y इज इक्वल टू, ये इससे माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो क्या मिलेगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही घटेंगे। 6 का माइनस होगा 4 से क्या बचेगा 2, 9 का माइनस होगा 4 से क्या, माइनस 4 से क्या बचेगा, माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 30। सिमिलरली 12 माइनस 2 होना था, लेकिन माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, 12 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 14, और 0 माइनस 10 करेंगे तो माइनस।
यानी कि y की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, उस साइड चला जाएगा तो यानी कि डिवाइड हो जाएगी, यानी कि 1/5 ऑफ 2 14 13 -10। y की एग्जैक्ट वैल्यू क्या मिलेगी, y की एग्जैक्ट वैल्यू क्या मिलेगी, ये अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/5 13/5 14/5 एंड -10/5 मतलब -2। अब y की वैल्यू तो हमको मिल गई, अब हमको क्या निकालना है, x की वैल्यू। तो यही y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने क्या मिलेगा, 2x प्लस 3y है तो 3 इधर रहेगा, y की वैल्यू क्या है मिली 2/5 13/5 14/5 एंड -2, और ये बराबर किसके है 2 3 4 एंड 0, ठीक है। 3 अंदर अंदर में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, क्या मिलेगा 2x, उसको इस साइड भी ले जाते हैं, मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट उस साइड ले जाते हैं, क्या बचेगा 2 3 4 एंड 0। ये प्लस में तो क्या इस साइड आएगा माइनस में होगा, और इसका मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा तो क्या मिलेगा 3 2 या 6/5, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लीकेशन होगा, 13 3 जा 39/5, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या होगा 42/5 एंड इसका मल्टीप्लाई होता है -6, ठीक। अब दोनों माइनस हो जाए, दोनों घट जाए, दोनों को घटा देंगे, ठीक। तो 2x इज इक्वल टू 2 -6/5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, 10 में से 6 गया 4/5। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 15 में से 39 माइनस होगा, क्या बचेगा माइनस का 24/5, ठीक है। अब इसमें से 42/5, 4 में से 42/5 माइनस करेंगे तो बचेगा 22 -22/5 एंड 0 में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवीजन में हो जाएगा, तो क्या बचेगा x की वैल्यू, सब में डिवीजन हो जाएगा, हर एक एलिमेंट में डिवीजन हो जाएगा 2 से, क्या बचेगा 2/5, यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा -12/5, यहाँ पे हो जाएगा -11/5 एंड इधर हो जाएगा 3 बचेगा, ठीक। यहाँ से हमको x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, ये x की मिली और ये y की मिली, ठीक है। ये दोनों आंसर हो जाएंगे फाइन, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि दिया गया है कि f(x) इज इक्वल टू cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1, ठीक है। देन प्रूव करना है कि f of x इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं कि लेट दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, देन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हमको पहले से दिया गया है तो एफ ऑफ वाई निकालेंगे, तो हम क्या लिखेंगे एफ ऑफ वाई, ठीक है। एफ ऑफ वाई मतलब क्या, एक्स जहाँ पे एक्स है वहाँ पे वाई पुट कर देना है, तो एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वाई मिलेगा कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 एंड 0 0 1, सॉरी, ठीक है। तो हम एल एच एस लेकर चलेंगे, एल एच एस दैट इज क्या है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, तो हम पहले ये निकालेंगे फिर बाद में आर एच एस के इक्वल करेंगे, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स कितना दिया गया है, ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 एंड एफ ऑफ वाई ये दिया गया कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है तो हम आव्यूह का गुणन यानी कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जानते हैं कि इसका रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि हम कैसे लिखेंगे कॉस का कॉस एक्स का कॉस वाई में होगा, कॉस एक्स कॉस वाई, फिर प्लस लगता है लेकिन ये माइनस में है, ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन एक्स साइन वाई और प्लस लगेगा 0 का 0 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। सिमिलरली इसी का दूसरे कॉलम में होगा, तो दूसरी वाली जगह पर लिखा जाए क्या मिलेगा कॉस एक्स का माइनस साइन वाई, तो हो जाएगा क्या मिलेगा माइनस साइन वाई कॉस एक्स, प्लस की जगह होता तो माइनस लगेगा, प्लस माइनस माइनस होगा तो क्या हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई, और ये 0 का 0 से प्लस 0, ठीक है।
सिमिलरली इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, ठीक है, तीनों के साथ होगा। पहले रो का पहले कॉलम, दूसरे कॉलम तीसरे कॉलम के साथ, सिमिलरली दूसरे रो का पहले कॉलम दूसरे कॉलम तीसरे कॉलम के साथ, और इसका भी तीनों कॉलम के साथ होगा। तो क्या मिल जाएगा हमको? अगला ये पहला कॉलम हो या दूसरा कॉलम हो, तीसरा कॉलम के लिए जगह नहीं तो नीचे लिख देंगे 0 0 1, यानी कि इसका मल्टीप्लाई तीसरे का 0 0 1 के साथ क्या मिलेगा? 0 प्लस 1 लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे लिखेंगे 0 प्लस 1, जीरो का 0 मल्टीप्लाई 0, प्लस 0 का 0 मल्टीप्लाई 0, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, ठीक है। इसी तरह सेकेंड रो का भी तीनों करेंगे, तो सेकेंड रो का साइन एक्स का कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, प्लस कॉस एक्स का साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई, प्लस 0 का 0। इसका आप सेकेंड रोज करेंगे, क्या मिल जाएगा? साइन का माइनस साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई, प्लस लगेगा कॉस एक्स कॉस वाई, एंड 0 का 0 प्लस 0, और इसका तीनों एलिमेंट साथ गुणा करेंगे, क्या मिल जाएगा हमको? सी का 0 0 0, ठीक है। साइन का 0 हम करेंगे 0 मिलेगा, प्लस इस कॉस का करेंगे तो 0 मिलेगा, और इस 0 का करेंगे तो 0 मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली अब तीसरे रो का सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इससे करेंगे 0 मिलेगा, प्लस इसका इससे हो जाएगा 0 मिलेगा, इसका इससे होगा फिर 0 मिलेगा। अगला रो 0 का इसमें कॉलिंग करेंगे तो इससे 0 फिर 0, यानी 0 प्लस 0 प्लस 0। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 0 का 0, 0 का 0, और 1 का 1, यानी कि 0 प्लस 1। और यहाँ पे थोड़ा सा शायद मिस्टेक हुआ है, कॉस का इसमें मल्टीप्लाई 0, साइन का इसमें मल्टीप्लाई 0, और 0 का इसमें 1 का मल्टीप्लाई 0, यहाँ पे 0। तो इसको हम लिख सकते हैं अगले लाइन में कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। इसको हम लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा? माइनस अगर हम कॉमन लिए तो क्या बचेगा हमारे पास? साइन एक्स कॉस वाई, माइनस कॉमन लिए तो ये भी प्लस में आएगा, क्या हो जाएगा? साइन वाई कॉस एक्स, और ये 0, लास्ट का ये बचेगा तीसरे कॉलम का 0। सिमिलरली इस साइड भी करेंगे, क्या बचेगा? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और यहाँ पे लिखेंगे तो क्या मिलेगा? कॉस एक्स, इसको हम पहले ले लेंगे माइनस है तो बाद में लिख रहे हैं, कॉस वाई, ये माइनस साइन एक्स साइन वाई, और ये लास्ट में बचेगा ये तीसरा कॉलम 0। यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे प्लस प्लस 0, एंड लास्ट में, ठीक है। तो हम जानते हैं एक ये फार्मूला कि कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये फार्मूला होता है। ये कौन सा फार्मूला होता है? कॉस एक्स प्लस वाई का। तो हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली कॉस एक्स प्लस वाई, जिसका एक्सप्रेशन करेंगे हमको यही मिलेगा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। अब इसको हम फार्मूला देखते हैं, तो ये माइनस क्या है? साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला है साइन एक्स कॉस वाई साइन वाई कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस एक्स प्लस वाई का फार्मूला है, और ये लास्ट में आया 0। सिमिलरली ये भी फार्मूला है साइन एक्स कॉस वाई, यानी कि साइन एक्स प्लस वाई का ये भी फार्मूला है, एंड हम जानते हैं माइनस बीच में आया तो ये कॉस एक्स प्लस वाई का ये फार्मूला है, एंड ये 0, लास्ट में क्या बचेगा? 0 0 1, ठीक है। ये हमने एलएचएस निकाल लिया, एलएचएस निकाल लिया, कितना मिल गया हमको? ये इतना, ठीक है। ये बराबर एलएचएस। अब आरएचएस प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? पुट आरएचएस प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो हमको क्या लिखना है यहाँ पे, आरएचएस के लिए एफ एक्स प्लस वाई, यानी कि यहाँ पर एक्स जगह पर हमको एक्स प्लस वाई रखना है। तो हम क्या करेंगे? पुट एक्स प्लस वाई इन एफ ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन। अब हम इसको पुट कर देंगे, यानी कि यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ हैं एक्स जगह एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई हो जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर मैट्रिक्स कॉस एक्स प्लस वाई फ्रॉम इक्वेशन माइनस साइन एक्स प्लस वाई एंड 0। सिमिलरली साइन एक्स प्लस वाई,
और यहाँ पे आएगा कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल यहाँ पे 0 0 0 1। ठीक है, यानी कि हमने पहले एफ ऑफ एक्स वाई निकाला, हमको क्या मिला, ये मिल गया, एल एच एस मिल गया। फिर आर एच एस के लिए हमने एफ में एक्स प्लस वाई पुट किया, यानी कि यहाँ पे एक्स प्लस वाई पुट किया तो जहाँ पे एक्स रहेगा वहाँ पे एक्स प्लस वाई आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा आर एच एस निकला। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि एल एच एस की वैल्यू ये है, आर एच एस की वैल्यू ये है, यहाँ पर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस मिल गया। ठीक, यानी कि ये देखो अंदर मैच करो, सब कुछ मैच कर रहा है। ठीक, सब दोनों इक्वल, यानी कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है। हेंस प्रूफ, क्या प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, करेक्ट।